सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए आज का जो वीडियो होगा वो 12th हिंदी व्याकरण का होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का। ठीक है, हम इस वीडियो में 7 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इन 7 टॉपिक में से आपके 15 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, 7 टॉपिक पढ़ाएंगे और 7 टॉपिक के 7 इंटू 3 यानी कि एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में, यानी कि आपको 21 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 21 क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे और 7 टॉपिक आपके बिल्कुल बढ़िया पक्के होने वाले हैं। ठीक है, इन 7 टॉपिक को आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि 15 नंबर सीधे आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना टॉपिक आएगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, अगर 90% प्लस से आपको टारगेट आपका रखना है तो आपको ऐसे वीडियो लगातार देखने होंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और बाकी हिंदी के जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है दांत खट्टे करना। पहला जो मुहावरा है दांत खट्टे करना। इसमें आपको वाक्य प्रयोग भी वो पूछता है कि वाक्य प्रयोग भी बताइए। ठीक है, तो दांत खट्टे करना का मतलब क्या होता है? हराना। ठीक है, हराना ही तो होता है। दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है? हराना। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। क्या होता है? हराना। ठीक है, यानी कि कोई भी टीम है, मान लीजिए आपकी एक टीम है, आपने दूसरी टीम को हरा दिया तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग भी आपको लिखना पड़ेगा। आपको हेडिंग डालना है वाक्य प्रयोग। ठीक है, क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें? आपको इसमें एक वाक्य प्रयोग करना है। क्या प्रयोग कर सकते हैं आप? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भारतीय सेना ने सन 1971 में, ठीक है, युद्ध में 1971 में युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, पाकिस्तानी, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, माफी चाहता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक है, यानी कि भारतीय सेना ने सन 1971 में युद्ध में पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा अपना। अब अपना दूसरा जो आता है वो होता है मक्खन लगाना। ठीक है, लिख लेता हूं मैं। मक्खन लगाना अगला मुहावरा है। इसका मतलब है चापलूसी करना। ठीक है, क्या? चापलूसी करना। मतलब दूसरों की जो जिस तरीके से कहते हैं दूसरों का चमचा, उसे कहते हैं दूसरों का चमचा। ये तो वही है, दूसरों की चापलूसी करना। इसमें वाक्य प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? आजकल पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए वाक्य प्रयोग क्या है? आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। यानी कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए आपसे कोई बड़ा अधिकारी है और आपको उस अधिकारी से अपना काम निकलवाना है, तो आप क्या करेंगे? उसका कहना मानेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, कुल मिला के उसकी चापलूसी करना एक तरीके से बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, तो वही है कि अपना काम निकालने के लिए दूसरे की चापलूसी करना, यानी कि आजकल अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने अधिकारी को मक्खन लगाना सामान्य बात हो गई है। ठीक है, अब जो अपना तीसरा मुहावरा आता है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लिख लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या है कि सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। यानी कि कहना क्या चाह रहा है? मान लीजिए आज जो आप सुख में हैं, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की, किसी भी चीज़ की A to Z आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, तो आप सुखी हैं। क्या ये जो सुख के दिन है वो हमेशा रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो वही है कि कभी भी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि सुख के दिन कभी नहीं रहते। वाक्य प्रयोग बहुत ईजी है, इसमें वाक्य प्रयोग तो बहुत ईजी होते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग में आपके लिखेंगे, मैं मुंह से बोल देता हूँ इसका। वाक्य प्रयोग में आप लिखेंगे धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, या लिख सकते हैं आपकी धन दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह तो तारों की तरह सवेरा होते ही विलीन हो जाती है। कहा भी गया है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इतना आपको लिखना है
वाक्य प्रयोग में कि धन दौलत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, यह तो तारों की तरह सवेरा होते ही विलीन हो जाती है। यानी कि कोई पता नहीं कि कब आप बिल्कुल बहुत अमीर हैं और कब आप रोड पे आ जाएं, कुछ इसका पता नहीं होता। तो कभी भी आपको अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी कि आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे कितना भी आपके पास पैसा है, करोड़पति हो आप, अरबपति हो, लेकिन जब आप मरोगे यानी कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो वो दौलत भी आपके काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक अपना क्लियर होता है। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया, मुहावरे के 3 क्वेश्चन भी बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो आता है अपना आता है संधि विच्छेद। क्या आता है? संधि विच्छेद, ठीक है, लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद, ठीक है। इसके क्वेश्चन में लिख लेता हूँ फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए संधि विच्छेद में पहला क्वेश्चन अपना आता है प्रत्ययपर्ण का संधि विच्छेद है। तो बताना है कि इसमें से प्रत्ययपर्ण का संधि विच्छेद कौन सा है। पहला है प्रति प्लस अर्पण, दूसरा है प्रति प्लस पर्ण, तीसरा है प्र प्लस अतिपर्ण, ठीक है, और गा है प्रत्यय प्लस पर्ण, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका का नंबर जो है संधि विच्छेद आपका सही हो जाएगा प्रति प्लस अर्पण, ठीक है। तो प्रत्ययपर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा देखते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है शयनम का संधि विच्छेद है। इसमें शे प्लस ऐनम, श प्लस यनम, शय प्लस नम या फिर शे प्लस अनम। तो आपको बताना है इन चारों में से शयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चौथा, ठीक है, शे प्लस अनम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इसमें से टपकेंगे आपके, देखना कोई ना कोई क्वेश्चन टपकेगा जरूर, ठीक है। तीसरा इसमें आ जाएगा पद्मेशः, देखिए बिंदी लगी हुई है 2, तो पद्मेशः का संधि विच्छेद है। इसमें से क्या है? पद्मा प्लस इश, पद्म प्लस इश, पद्मा प्लस इश या फिर पद्मा प्लस मेष, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है इसमें से चारों में से संधि विच्छेद इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पद्मा प्लस ईशः, ठीक है, ये वाला इसका संधि विच्छेद करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पद्मा प्लस ईशा, ठीक है। तो पद्मेशा का संधि विच्छेद क्या हो गया? पद्मा प्लस ईशा, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक आता है विभक्ति और वचन। न्यू पेज पे लिखते हैं, पेज खत्म हो गया है। तो देखिए अपना तीसरा टॉपिक आता है विभक्ति और वचन, ठीक है। तो आपको कोई शब्द दिया होगा, उसमें आपको विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें आता है, पहला शब्द हमें वर्ड दिया है नमाभि, तो आपको इसमें वचन विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। जैसे यहाँ पे तृतीय लिखा हुआ है तो तृतीय विभक्ति हो गई और जो वचन लिखा हुआ है वो वचन हो गया। जैसे बहुवचन लिखा हो तो ये वचन हो गया, तो इसमें बताना है। तो पहला है तृतीय विभक्ति बहुवचन, दूसरा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, जो अपना तीसरा पंचमी विभक्ति बहुवचन, और जो घ नंबर है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें से कौन सी विभक्ति है और कौन सा बहुवचन, कौन सा वचन है, आपको इसमें बताना है। तो इस शब्द में आपका आंसर सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें जो विभक्ति है वो तृतीय है और जो वचन है वो बहुवचन है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन अपना आता है नामभ्य, ठीक है। तो इसमें आपको बतानी है कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर खा है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर गा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर घा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो इसमें बताना कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल गा आपका ठीक हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो नामभ्य में कौन सी विभक्ति वचन है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, देख लेते हैं उसको भी कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर का इसमें है, जो आपको ये वर्ड दिया है इसमें आपको बताना है विभक्ति और बहुवचन या कौन सा वचन है। तो ऑप्शन नंबर का है सप्तमी एक वचन, ऑप्शन नंबर का है पंचमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर गा है इसका तृतीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन नंबर घा है इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आपको इसमें से बताना है इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो इस वर्ड में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है शब्द युग्म, ठीक है, लिख लेते हैं टॉपिक। तो देखिए अब अगला जो अपना टॉपिक है वो शब्द युग्म टॉपिक अपना शब्द युग्म, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है शब्दों के युग्म होंगे, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें जगन जघन्य, ठीक है। तो जगन और जघन्य को क्या क्या बोलते हैं, इसका एक तरीके से कह सकते हैं हम अर्थ क्या हुआ, ठीक है।
पहला है जांग और अपराध, दूसरा है अपराध और जांग, तीसरा है जांग और ग्रहित, या फिर चौथा है मध्य भाग और पाप। ठीक है, इन चारों में से इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए जघन का मतलब जो होता है वो जांग होता है और जघन्य का मतलब होता है अपराध। लोग बार बोलते हैं ना कि इसने बहुत जघन्य काम किया है या इसने बहुत जघन्य अपराध किया है। ठीक है, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो जघन का मतलब जांग और जघन्य का मतलब अपराध। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो है अधूत अवधूत। ठीक है, तो इसका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है अधूत और साधु, ऑप्शन नंबर बा है भयरहित और योगी, खा जो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर गा है भोगी और योगी, और ऑप्शन नंबर गा है योगी और भोगी। तो इसमें से आपको बताना है चारों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अधूत का मतलब होता है भयरहित और अवधूत का मतलब होता है योगी। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अधूत का मतलब भयरहित, भयरहित यानी कि जिसके मन में डर नहीं हो, किसी चीज़ से डरता नहीं है। ठीक है, भयरहित का मतलब होता है, और योगी हो जाएगा अवधूत का मतलब। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका? तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है श्रवण और श्रमण। ठीक है, तो श्रवण और श्रमण एक ही जैसा लग रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर का है सावन और भ्रमण, ऑप्शन नंबर खा है सुनना और सन्यासी, ऑप्शन नंबर गा है वेद और पुजारी, ऑप्शन नंबर गा है नाग और सन्यासी। ठीक है, तो देखिए श्रवण का मतलब होता है सुनना और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुनना और सन्यासी। अपने 3 टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ठीक है, 3 टॉपिक अपने बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। सॉरी 3 टॉपिक नहीं, 4 टॉपिक। अब अपना 5वां टॉपिक आएगा शब्द अर्थ, देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए शब्द अर्थ में क्या है, शब्द अर्थ में आपको कुछ शब्द दे देगा और उसके 2 अर्थ लिखने के लिए पूछेगा, यानी कि उन्हीं शब्दों को और क्या कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से हम। ठीक है, तो पहला अपना आता है द्रव्य। द्रव्य को हम क्या कह सकते हैं साइंस की भाषा में? पदार्थ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सब पदार्थ होती हैं। ठीक है, तो द्रव्य ही पदार्थ होगा साइंस की भाषा में। ठीक है, तो इसे हम पदार्थ बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? हम धन बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम वस्तु। ठीक है, वस्तु भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, साइंस की भाषा में। ठीक है, तो कोई आपसे 2 पूछेगा, मैंने आपको इसमें 3 बता दिए। ठीक है, तनु को हम क्या बोल सकते हैं? तनु को बोल सकते हैं पतला। अब देखिए इसकी तो कोई प्रैक्टिस है नहीं कि सर इसकी भी कोई वो करवा दीजिए, कोई ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको एक तरीके से याद ही करना पड़ेगा, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इजीली याद हो जाएगा सब कुछ। मैन होता है प्रैक्टिस पे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम शरीर भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम स्वभाव, स्वभाव, और इसको बोल सकते हैं हम सुकुमार भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुकुमार। देखिए पेज का निचला हिस्सा है, निचले हिस्से में राइटिंग थोड़ी बेकार ही आती है। ठीक है, अब आता है वाल। ठीक है, वाल क्या बोलते हैं? वाल को देखिए हम बालक भी बोल सकते हैं, कहते हैं ना बाल दिवस मनाया जाता है, तो बाल मीन्स बालक भी होता है बच्चा। ठीक है, तो वाल का मतलब क्या हो जाएगा? बालक बोल सकते हैं इसको हम। जैसे बोलते हैं ना बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा बाल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, सबको बताना है कमेंट सेक्शन में बाल दिवस कब मनाया जाता है। केश। और इसका जाएगा तीसरा गेहूं के बाल भी इसको हम बोल सकते हैं, गेहूं के बाल। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो जाता है। 3 इसमें ही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 2 पूछेगा आपसे, 3 मैंने इसमें भी आपको बता दिए हैं। और जो आपसे पूछेगा अर्थ 2 पूछेगा, मैंने इसमें 3 बताए हैं, इसमें 4 बताए हैं, इसमें भी 3 बताए हैं। आपसे पूछेगा केवल 2। ठीक है, अब अपना आता है छठा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों को आप एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला आता है जिसे दान करने की इच्छा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? दानशील। ठीक है, क्या बोलेंगे? दानशील। ठीक है, तो देखिए इसे मैंने एक शब्द में बोल दिया पूरे को। जिसे दान करने की इच्छा होती है उसे बोलते हैं हम दानशील। अगला क्वेश्चन इसमें आता है जो केवल फल खाकर रहता हो। ठीक है, तो जो केवल फल खाकर रहता है उसे बोलते हैं हम फलाहारी। ये वाले को आपको मैं याद करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपने देखा होगा जो केवल मांस खा के रहता है उसे बोलते हैं मांसाहारी। जो मतलब जो मांस नहीं खाता है, सब्जियां, हरी सब्जियां खाता है, या केवल आलू खाता है, तो उसे बोलते हैं हम शाकाहारी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, जो केवल फल खाता है उसे बोलते हैं हम फलाहारी। क्लियर है? और जो सभी चीज़ें खाता हो, फल भी खाता हो और मांस भी खाता हो, साग सब्जियां भी खाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है,
तो इतना हो गया आपका। अब जो अपना एक क्वेश्चन और बचा है, इसका एक हो गया, दो क्वेश्चन इसके हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है, नए पेज पे लिखते हैं उसको। तो देखिए अपना इसमें तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जिसका मूल्य अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, जिसका मूल्य अधिक हो वो होता है मूल्यवान। ठीक है, क्या होता है, मूल्यवान। ठीक है, इतना ठीक है या नहीं है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वाला टॉपिक भी अपना क्लियर हो गया है। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक 7वां, वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन में क्या है कि कोई वाक्य आपको दिया होगा, उसमें कुछ गलत लिखा हुआ होगा, कोई ना कोई वर्ड या कोई शब्द या कहीं ना कहीं त्रुटि होगी, तो आपको सही करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले इसमें आता है संतोष का फल मीठा होता है, तो ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि संतोष यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। संतोष में ये वाला सा नहीं आता है, कौन सा सा आता है, संतोष में आपको आता है सा षटकोण, संतोष का फल मीठा होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो भी लिख लेता हूं मैं। तो देखिए इसमें आता है अपना दूसरा, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। तो इसमें कुछ मतलब लिखा हुआ तो कह सकते हैं कि एक तरीके से सही है, बट ये मैच कर रहा है एक तरीके से शब्द को नहीं कर रहा ना। एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया। क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया। अब मैच कर रहा है ना। अब अपना जो अपना इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, सीता गुणवान स्त्री है। इसमें क्या आपको गलत लग रहा है, जिसको पहले से इन सभी क्वेश्चन आते हो ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है पहले ही। ठीक है, तो बताइए सीता गुणवान स्त्री है, इसमें क्या गलत है भाई, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। तो इसमें जो आपका गुणवान है वो गलत है भाई। गुणवान क्यों गलत है, गुणवान जो यूज होता है वो होता है पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए गुणवान यूज होता है, और जो गुणवती होता है यूज वो होता है स्त्री के लिए। तो गुणवान की जगह पे क्या आएगा, स्त्री, गुणवती। ठीक है, गुणवती जो होता है वो यूज होता है स्त्री के लिए। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा सीता गुणवती स्त्री है। जैसे मान लीजिए सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी क्या लिखती हैं, कविताएं ज़्यादातर, तो हम उसमें ये बोलेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो एक अच्छी कवि हैं, ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि कवि जो यूज होता है वो होता है आदमियों के लिए। ठीक है, यानी कि पुरुषों के लिए, और जो महिलाओं के लिए यूज होता है वो होता है कवित्री। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी एक अच्छी कवित्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आएगा कि सीता गुणवान स्त्री नहीं है, सीता गुणवती स्त्री है। ठीक है, तो आज के जो थे हमने 21 क्वेश्चन देख लिए। इस 21 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक, आ भी कह सकता है, आएगा ही आएगा। इतने सारे क्वेश्चन बताइए हैं, कुछ ना कुछ फंसेगा। और इन 7 टॉपिक में से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 15 नंबर के, यानी कि आप इन 7 टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 15 नंबर कन्फर्म है, यानी कि 15% आपकी कन्फर्म हो गई है। ठीक है, बाकी हिंदी हम लगातार पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक इतना सारा मटेरियल आपके पास तैयार करा देंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के, जब आप नज़दीक आएगा एग्जाम, कि आपके 90 से ऊपर आने तय होंगे। ठीक है, बस आप अच्छे से लगे रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई कमेंट है, कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन ओपन बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।